पेरेंट्स को ये आइडेंटिफाई कराना कि देखें व्हाट इज इन योर एनवायरनमेंट जो कि बच्चे को भी परेशान करे, आपको भी परेशान करे। बहुत आसान नहीं होता ये काम। कंपैरिजन बहुत होता है, सिबलिंग राइवलरी बहुत होती है, छोटेपन में बहुत ज्यादा होती है। बच्चा ना एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि मुझे अगर कोई चीज इस तरह लिखी हुई है तो मुझसे पढ़ी क्यों नहीं जा रही। जब वो बता नहीं पा रहा तो वो अंदर ही अंदर घुले जा रहा है। अगर मैं एक आम आदमी को बोलूं कि अपने एवेल्यूएट करें, आप घर आते हैं और आप क्या करते हैं, आपके बच्चे के साथ इंटरेक्शन क्या है। यहाँ तो साइबर बुलिंग है, यहाँ पे ग्रुप्स बन रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर्स लीक हो रही हैं। क्योंकि एक चीज होती है मास्क डिप्रेशन। आपने अपने मुंह के ऊपर एक फॉर एग्जांपल चेहरे पे मास्क पहन लिया। एंजाइटी के बारे में कहते हैं आपको आगे की टेंशन है, और डिप्रेशन पास्ट में आप फंसे हैं। आपको होना कहाँ चाहिए, प्रेजेंट में। सोशल मीडिया के दौर में हमारे पास बहुत अवेयरनेस है, बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म्स और रिसोर्सेज अवेलेबल है कि शुरू के 7 साल बच्चे के साथ खेलो, 7 साल उसको सिखाओ और 7 साल उससे दोस्ती रखो। Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. Welcome back to another episode of आम आदमी पॉडकास्ट। दोस्तों, आज की जो हमारी गेस्ट हैं, ये इनका नाम है समीउन निसा, और ये एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एक थेरेपिस्ट हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, और पेरेंटिंग भी इनकी जॉब का एक पार्ट है। तो हमारी आज की कन्वर्सेशन समीउन निसा पे ऐसे टॉपिक्स पे होगी जिनको ज़्यादातर एड्रेस नहीं किया जाता, लेकिन वो मसले हमारी सोसाइटी में हमेशा से रहे हैं और अनएड्रेस रहे हैं। तो आई होप कि ये कन्वर्सेशन आप लोगों को आज की मेरी समीउन निसा के साथ बहुत पसंद आएगी। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू चलते हैं और बात करते हैं समीउन निसा से। अस्सलाम वालेकुम समीउन निसा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। और कुछ अपने बारे में समी हम स्टार्ट करते हैं कि अपना आप बताएं, आपका बैकग्राउंड कहाँ से था और अभी आप प्रोफेशनली किस इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड हैं। तो अपनी डिटेल्स हमें ज़रा क्लियरली बताएं। जी अच्छा, मेरा नाम समीउन निसा है, और मेरे नाम का जो मतलब है वो इज एसेंशियली व्हाट आई डू फॉर वर्क। मेरे नाम का मतलब है सुनने वाली औरत, एंड आई एम अ थेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन। करंटली मैं वेरिटास लर्निंग सर्कल में वेलनेस लीड हूँ। एक स्कूल इंक्लूसिव स्कूल है जिसके अंदर मेरा रोल ये है कि मैं ओवरऑल वेलनेस, चाहे वो स्टूडेंट्स की वेलनेस हो, चाहे वो पेरेंट्स की गाइडेंस के, वो अपने बच्चों को किस तरह हेल्प कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, रिलेशनशिप कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसकी गाइडेंस हो, और स्टाफ की वेलबींग, सब इनकॉर्पोरेटेड है। इसके साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड स्कूल में भी काम किया है, मैंने साइकाइट्री रिहैबिलिटेशन में भी काम किया है, बट आई एम करेंटली वर्किंग विद चिल्ड्रन व्हिच आई एम थॉरली एंजॉयिंग। तो मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो ये है कि मेरा बैचलर्स की डिग्री और मास्टर्स की डिग्री मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी से ली है। और उसको मैं पहुंची इस तरह कि मैंने जब कॉलेज में थी तब मैंने एक्सप्लोर किया साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। जब मुझे समझ आया कि कोर ऑफ साइकोलॉजी क्या है और कितनी किल्लत है हमारी सोसाइटी के अंदर साइकोलॉजिस्ट की, या पीपल हु जनरली अंडरस्टैंड इमोशंस एज दे आर, तो मुझे ये महसूस हुआ कि आई थिंक इसको परस्यू करना चाहिए। एज अ पर्सन आई एम अ वेरी एम्पैथेटिक एंड सेंसिटिव पर्सन, तो मुझे ज़रूरी लगा कि मे बी ये ट्रेट्स मैं इनको अगर यूटिलाइज करूँ उस तरीके से, टू बी अ लिसनर, टू बी अ मे बी हेल्पर एंड गाइड पीपल टूवर्ड्स बेटर वेलबीइंग, तो व्हाई नॉट। तो इस तरह से मैं जहाँ हूँ अब मैं वहाँ पहुँची हूँ। सही है। तो अपने काम के हवाले से बताएं सामिया कि आपने अपना जो ये काम आप अभी कर रही हैं, लाइक प्रोफेशनली जो आप काम कर रही हैं, यहाँ पे आपकी मतलब नेचर ऑफ जॉब क्या है और किस तरीके के लोगों से आप जो हैं वो डील कर रही होती हैं ड्यूरिंग योर जॉब? तो वीएलसी के अंदर ये है कि मेरे ज़्यादातर काम बच्चों के साथ होता है। अब वीएलसी क्योंकि एक इंक्लूसिव स्कूल है तो वो उधर न्यूरो डाइवर्जेंट एंड न्यूरो टिपिकल बच्चे दोनों होते हैं। तो अब क्योंकि इधर डिपार्टमेंट डिफरेंट है, वेलनेस का डिपार्टमेंट मैं लीड करती हूँ जिसके अंदर मैं ज़्यादातर न्यूरो टिपिकल बच्चों के साथ काम करती हूँ, विच मीन्स अ चाइल्ड हु हैज़ टिपिकल एबिलिटी एज any other child their age would। तो उनके साथ प्रॉब्लम ये फेस करते हैं हम बहुत सी दफ़ा कि बच्चों को लेबल जो किया जाता है ना, शरारती है, नॉटी है, बैठ नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, सुनता नहीं है,
बहुत सारे लेवल्स के साथ हम बच्चे आते हैं अपने इमोशंस लेके. जब एक अडल्ट नहीं उनको एक्सप्लेन करेगा कि इमोशंस होते क्या है, बात कैसे करनी है, एक्सप्रेस कैसे करना है, तो वो एक बिल्डअप ऑफ इमोशंस होता है और जो कि आउटबर्स्ट में करता है जैसे हमारे साथ करता है. तो बेसिकली मेरा काम, अगर मैं इसको समराइज करूँ, तो ये है कि उन बच्चों को समझाना कि देखो ये इमोशन ये होता है, तुम ये एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसको एक्सप्रेस इस तरह किया जाता है और इसको अपने आप को रेगुलेट किस तरह किया जाता है. तो बच्चों के साथ मेरा ये काम होता है टू हेल्प देम आइडेंटिफाई देयर फीलिंग्स, इमोशंस, हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू वर्क ऑन देयर वेलबीइंग. एंड विथ पेरेंट्स मैं ये काम करती हूँ कि वो जो बच्चा मिसअंडरस्टूड और लेबल हो गया ना, वो लेबल ब्रेक करने का. अच्छा, क्योंकि तो ये इसमें कौन सी एज ग्रुप के बच्चों के साथ आप डील करें, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम विच एज के? मतलब बच्चा तो क्योंकि जाहिर सी बात है 6 महीने का भी बच्चा है और 2 साल का भी बच्चा है. बिल्कुल. तो हमारे पास स्कूल में मोस्टली जिस एज ग्रुप से मैं स्टार्ट करती हूँ वो है 8 years ऑनवर्ड्स टू टीन्स. तो फिलहाल स्कूल इज टिल 7th grade, तो हम अभी तक इस 7th grade तक काम करें. एंड देन जो मेरा प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस रहा है उसके अंदर मैंने ओ लेवल्स के बच्चों तक काम किया है. सो बेसिकली टीनेज. ओके. तो लाइक आपको क्या लगता है कि हमारे पास जो ये बच्चे होते हैं जो कि जिनके साथ ट्रीटमेंट कर रही होती हैं, जिनको टेक केयर कर रही होती हैं, ये इनके मसले कैसे आ रहे होते हैं, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी अर्ली एज, जो कि आप अगर जैसे बता रही हैं कि 6 to 8 years की एज से आप स्टार्ट कर रही हैं, तो इसमें जो लोग आपके पास आ रहे हैं, जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी, तो ये कौन सी एज से कैरी कर रहे होते हैं अपने साथ इन मसलों को? लाइक मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी एज से वो मसला आना शुरू होता है कि जहाँ पे पेरेंट्स को ये एहसास होता है कि भाई अब ये मसला आ गया, इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है. मैं आपसे कहूँगी कि ये जो मसले होते हैं ना, और बाय मसले आई वुडंट कॉल देम एग्जैक्टली इश्यूज, मगर जो कंसर्न्स जैसे लेट्स से एंगर हो गया या टेंशन के इश्यूज हो गए या हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, ये वाली सारी चीज़ें आई वुड से ये कंसेप्शंस होती हैं. ठीक है. बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, हैविंग स्टडीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, पेरेंट्स हाउ दे have what their relationship is आपस में, वो सब कुछ प्रेगनेंसी आफ्टर बर्थ के साथ फर्स्ट 3 years क्या करते हैं आप बच्चे के साथ, वो डिटरमिन करता है बच्चे का फ्यूचर. तो बेसिकली अगर आप एग्जाम्पल एक ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एंग्शियस ना हो, then you need to slow down. Okay. So as a parent, of course, because आप जैसी इन्वायरमेंट क्रिएट करें ना बच्चे के लिए, वो इन्वायरमेंट उसकी दुनिया है. आपके पास बच्चा है ब्लैंक स्लेट, खाली कागज है, ठीक है, आपने उसको कलर्स देने, आपने उसको कलर्स दें, मार्कर्स दें, कलरफुल दें या ब्लैक कलर का दें, ग्रे दें, जो ये आपकी जिम्मेदारी है. ठीक है. सो इन माई ओपिनियन इट स्टार्ट्स विद द पेरेंट्स एंड देन वो दुनिया उनकी बच्चों की उसी तरह कलर होती है. तो एक सिंपल एग्जांपल ये है, मेरे एक्सपीरियंस की है. एक बच्चे के साथ मैं डील करी थी, उसको ही वुड क्लासरूम के अंदर रैंडमली स्टार्ट येलिंग, हिटिंग और क्या कहते हैं, ऐसे ही बस कुछ ना कुछ बच्चों को दूसरों को बोल दिया. अच्छा, एक्सप्लोर किया मैंने बच्चे के साथ, वो तंग कर रहा था. अच्छा, पेरेंट्स के साथ बैठे, मैंने कहा जी बताएं और खुल के बताइए कि मसला क्या है. नहीं घर में बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं तंग करता, घर में इतना तमीज़दार, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ तो सबसे स्टार चाइल्ड है. तो फिर क्या इशू है भाई? तो कहते हैं, तो मैंने कहा हाँ मगर स्कूल के अंदर तो ये चीज़ आ रही है. तो कहते हैं अच्छा. थोड़ा सा फादर ने रिफ्लेक्ट किया, कहते हैं एक्चुअली मैं भी घर में चिल्लाता नहीं हूँ, वो असल में हम जब बाहर जाते हैं ना तो मुझे रोड रेज है. तो जब वो गाड़ी में मुझे देखता है कि घर से बाहर गुस्सा करना ठीक है, तो उसको भी लगता है कि मैं जब घर से बाहर हूँ तो एवरीथिंग इज ओके टू से. इस तरीके से. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मतलब इस एज में जो भी बच्चे हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लाइक उनसे ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत उनके पेरेंट्स को है. बिल्कुल. ठीक है कि उनको बेसिकली अगर एक गाड़ी जितनी भी अच्छी आपके पास हो, उसको चलाने वाला ड्राइवर भी तो अच्छा होना चाहिए. बिल्कुल. तो वो बच्चे तो बिल्कुल आपने जैसे बोला कि क्लीन स्लेट है, तो उस क्लीन स्लेट पे अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है. तो आई थिंक कि वो जो आपका रोल होता है दैट इज इंक्लाइंड मच टुवर्ड्स द पेरेंट्स. ऑफ कोर्स.
ठीक है, और पेरेंट्स जो हैं वो क्या किस तरीके के मसले आप उनके साथ फेस कर रही होती हैं या पेरेंट्स को ट्रीट कैसे कर रही होती हैं इन मामलात के अंदर? देखिए, पहले तो जब कोई पेरेंट आता है, कोई भी इंसान अगर मैं बुलाऊं उसको, मैं बोलूं फ़ोन स्कूल से, मतलब एज अ पेरेंट आपको स्कूल से फ़ोन आए बच्चे के, जी आपके मुझे ना बच्चे ने ये कर दिया, ज़रा आए मिले हमसे। सबसे पहले क्या होता है, आप डिफेंसेस ना पूरे चौड़े होके जाते हैं, डिफेंसेस आपके आए होते हैं और आप कहते हैं कि भाई मतलब क्या मेरे बच्चे ने क्या कर दिया, किसी और के बच्चे ने छेड़ा होगा। आके पेरेंट बैठता है और कहते हैं जी बताइए क्या किया उसने, हम बताते हैं। तो क्या होता है कि वो जो ना ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो ऐसा सिखाया ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा करता ही। सबसे पहले ये करना होता है कि उनको डिफ्लेट करना होता है। आप इन्होंने देखें, दिस इज अ सेफ स्पेस, I am here to help you and make your child's experience in the school a memorable one and a safe one. अगर आपका बच्चा किसी और को अनसेफ फील करा रहा है तो मतलब कभी वो भी अनसेफ फील किया होगा, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहले तो उनको एक लेवल के, उनके लेवल पे आके उनको काम डाउन करके एंड उनको बताना कि देखिए वी आर ऑन द सेम टीम, वी वांट योर चाइल्ड टू हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद जब उनके थोड़ा गार्ड डाउन होता है ना, तो टू गेटिंग देम टू ओपन अप। A lot of times people are, घर पे बहुत लोग बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वर्क स्ट्रेस हो गया, घर का स्ट्रेस हो गया, उनको नहीं रियलाइज होता कि वो बच्चों के अंदर ट्रांसलेट हो रहा है। जब वो ट्रांसलेट होता है तो वो बच्चा स्कूल के अंदर लेके आता है, उसका तो वही आउटलेट है। तो पेरेंट्स के साथ जब हम बैठते हैं तो हम उनको ये रियलाइज कराते हैं कि अच्छा लेट्स फिगर आउट कि आपकी इन्वायरमेंट में ऐसा क्या है जो कि आपको स्ट्रेस आउट कर रहा है, जो कि वो बच्चे को आप या तो देख नहीं पा रहे या तो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे और उसके लेवल पे नहीं आ पा रहे। पेरेंटल एंग्जाइटी को समझना, उनको रियलाइज करवाना, इसको हम एक साइकोलॉजी की टर्म होती है इनसाइट डेवलप करना। बेसिकली मैंने आपके दिमाग में एक सवाल नुमा कीड़ा छोड़ दिया, अब आप उसको पॉन्डर करते रहेंगे। अच्छा इसने ये बात क्यों बोली, अच्छा मैं टांग हिला रहा था तो इसने क्यों पॉइंट आउट किया कि मैं टांग हिला रहा था, क्या मतलब हुआ इसका? क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल आप जानते होते हैं अपने ऑडियंस को, आपको पता कौन आ रहा है आपके पास, तो आपको अंदाजा होता है ये क्यों, इसकी वजह से इससे समझ आ जाती है कि दिमाग में क्या चल रहा है या क्या। अगर मैं जैसे आपको कहा कि बहुत बफ्ट अप कोई आएगा, आपने जैसे डिफ्लेट किया थोड़े से शोल्डर्स ड्रॉ हो जाएंगे, ओपन अप, सॉफ्टली बात करना शुरू करेंगे, ओपन अप करेंगे आराम से। तो पेरेंट्स को ये आइडेंटिफाई कराना कि देखिए व्हाट इज इन योर एनवायरनमेंट जो कि बच्चे को भी परेशान करे, आपको भी परेशान करे। बहुत आसान नहीं होता है काम, बहुत मुश्किल भी होता है। नहीं बहुत मुश्किल है, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। आप सोचेंगे एक बंदे जिसको कभी लगा ही नहीं कि उसके साथ कोई मसला है, उसको आप बोल रहे हैं तुम्हारे साथ मसला है। बिल्कुल। और ये इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल काम है कि एज ए पेरेंट आप एक्सेप्ट करें कि मैं अपने बच्चे की टेक केयर नहीं कर रहा सही से। तो इस मामले के अंदर जो है वो पेरेंट्स आपके साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं या फिर उनकी तरफ से भी आपको एक रिटेलिएशन देखने को मिलती है? देखिए इतनी पर्सनल चीज होती है ना पेरेंटिंग, इंसान अपने जो जनरेशनल चीज़ें जो सदियों से उनकी फैमिली में होते आ रहे हैं या उनकी लेट्स से मियाँ या बीवी जो भी दूसरे स्पाउस की फैमिली में होता आ रहा है, जो आप लेके चल रहे हो आप अपने बचपन से और बाकी सारे इन्वायरमेंट से लर्न करके आप वो लगा देते हो अपने बच्चे के अंदर, ठीक है। बहुत सी दफ़ा ये होता है कि हाँ लोग ना सोचते भी नहीं है कोई चीज़ करने से। मेरी अम्मी ने ऐसे किया था, बनता ऐसे ही करना होता है, क्वेश्चन ही कोई नहीं करता। तो जब आप वो सारी चीज़ें ना लेके आप आते हो, अपने बच्चे को आपने रेज कर दिया, आपने अपनी तरफ से बिल्कुल बेहतरीन काम किया। कोई क्वेश्चन करता है आपको या कुछ कहता है कि अगर आप ऐसे कर लेते और ऐसे नहीं करते ना तो एकदम आपको लगती है, ठीक है सिंपल सी बात है। अगर आपसे गाड़ी पार्क करने की बात है, इतनी सिंपल सी बात, हमें कोई बोलते भाई जरा गाड़ी सही से लगा दो या आपकी गाड़ी थोड़ी टेढ़ी है, हम एकदम भड़क जाते हैं। तो अब इतनी पर्सनल चीज़ जिस पर आपने इतनी मेहनत की है, इमोशंस लगा दिए, फाइनेंसेस लगा दिए, एनर्जी, हर चीज़ आपने लगा दी अपने बच्चे के अंदर, और उस पर कोई आपको क्या, बहुत नेचुरल है कि आपके डिफेंसेस ऊपर आएंगे, कि आप एकदम जो है ना जज्बाती हो जाएंगे, कि आप कहेंगे कि मुझे कोई अटैक कर रहा है, मेरे ऊपर कोई मुझे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है और कोई मुझे उंगली उठा रहा है कि मैंने गलत किया है या मैंने ऐसे क्यों किया। मैं जिस स्टांस से बैठ के उनसे बात करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि उनको ये फील ही ना हो कि ऐसा मैं आपको अटैक कर रही हूँ या आपने कुछ गलत किया है। मेरा सिंपल ये होता है कि देखिए मैं हेल्प करने के लिए हूँ उधर, और जहाँ आप स्ट्रगल करेंगे या हाँ जहाँ आपको मुश्किल होगी मैं वहाँ पे आपको हेल्प करूँगी। मगर आप बिल्कुल सही बात है कि
लोग आसानी से समझते नहीं हैं। दो तरह के पेरेंट्स आएंगे। एक पेरेंट होगा जो को बिल्कुल हेल्पलेस होगा, क्या क्या मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया और मैंने पूरी कोशिश की थी, मुझे आप हेल्प करें, मुझे बताएं किस तरह करना है। एक पेरेंट आएंगे, वो बोलेंगे कि नहीं आप गलत है, आपका सिस्टम गलत है और बाकी सब जो आसपास है ना सब गलत है। वो वाले पेरेंट्स थोड़े मुश्किल होते हैं। उनके साथ मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे वो चैलेंज और मज़ा भी बहुत आता है, बिकॉज उसमें मुझे होता है कि नहीं अब मुझे इनको बताना है, क्योंकि सिर्फ एक इस मीटिंग की बात नहीं है, एक इस बिहेवियर की बात नहीं है। कल को ये बच्चा निकलेगा दुनिया में, ठीक है, जो ये पेरेंट की जो प्रॉब्लमैटिक सोच है ना, ये जो सोच है कि मैं ही सही हूँ, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक है, ये सोच कल को वो बच्चा दुनिया में लेके जाएगा। हाँ, और इसमें एक चीज और भी होती है सामिया, कि जैसे पुराने वक्त के जो पेरेंट्स थे उनके अंदर आई थिंक कि वो जो टीचर्स की रिस्पेक्ट होती थी ना वो ज्यादा थी, ठीक है, बिकॉज मैं पर्सनली इस बात को बता सकता हूँ क्योंकि मैं एक जनरेशन को क्रॉस करके अब दूसरी में दाखिल हो रहा हूँ। तो उसमें होता ये था कि मेरे टाइम पे जब पेरेंट्स जाते थे स्कूल में मिलने के लिए, तो उस टाइम पे अगर कोई जैसे किसी बच्चे को मारने का मसला हुआ तो वहां पे पेरेंट्स जो है ना उनकी रियलाइजेशन ऐसी थी कि आपने 2 क्यों लगाए, 4 क्यों नहीं लगाए, ठीक है। और आजकल जो है वो पेरेंट्स अब सुनने को, ये तो अब कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना कि मतलब टीचर एक स्टूडेंट पे हाथ भी उठा सकता है चाहे वो बच्चा भी है। तो अब इस यानी कि मैं ये समझ रहा हूँ कि पहले जो एक्सेप्टेबिलिटी थी पेरेंट्स की वो ज्यादा थी एज कम्पेयर टू दीज डेज। तो अब यहाँ पे हमें समझाने की ज्यादा जरूरत पड़ती है पेरेंट्स को, पहले नहीं पड़ती होगी, और पहले काउंसलिंग इसीलिए शायद होती भी नहीं थी क्योंकि पेरेंट्स पहले ही काउंसिल हुए होते थे। तो इसमें ये कि एजुकेशन से रिलेटेड जो मसले होते हैं हमारे पास, वो स्टूडेंट्स, क्योंकि एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी एज डिफरेंट है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए हुए स्टूडेंट्स की जो है वो डिफरेंट एज, तो उनको आपको क्या लगता है कि क्या, क्योंकि हर मसले में, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले मसले में मोस्टली पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, वो स्टूडेंट और टीचर की काउंसलिंग है, तो वहाँ पे क्या मसले आ रहे हैं कि एक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के साथ क्या मसला है और एक कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग चिल्ड्रन के साथ रिलेटेड टू एजुकेशन। एक तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो पेरेंट्स की तरफ से हम जो घर से लेके मैसेज निकलते हैं वही हम दुनिया में लेके जाते हैं ना। तो पहले उस्ताद और पेरेंट का दर्जा बहुत सिमिलर कहा जाता है, तुम्हारे सेकंड पेरेंट्स हैं तुम्हारे टीचर्स। अब कहा जाता है नो हम उनको पैसे देते हैं, तुम्हारी फीस देते हैं, मतलब वो हमारे लिए काम करते हैं। और काशी भाई मैं आपको बता नहीं सकती, जब आप बैठते हैं ना कुछ लोगों के साथ, आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन आपको जो है ना उस नज़र से देख रहा है कि आप उनके एम्प्लॉई हैं और कौन आपको जेन्युइनली आपकी जो है ना राय और मशवरा अप्लाई करने वाले। तो एक तो ये सोच का फ़र्क बहुत डिफाइन करता है बच्चे का एक्सपीरियंस स्कूल में, क्योंकि पेरेंट्स वही समझा के भेजते हैं। तो दूसरा, बच्चे जो स्ट्रगल करते हैं स्कूल के अंदर यंगर एज के अंदर, उसमें ज़्यादा ये होता है कि क्योंकि वो इन्वायरमेंट से बहुत क्रिटिसिज्म भी देख रहे हैं, फलाना ऐसा करता है, उसका बच्चा ऐसा करता है, तुम क्यों नहीं करते। कंपैरिजन बहुत होता है, सिबलिंग राइवलरी बहुत होती है, छोटेपन में बहुत ज़्यादा होती है कि तुम्हारे भाई तो इतना अच्छा कर लेता था, तुम क्यों नहीं कर सकते। पीयर कंपैरिजन बहुत होता है। आजकल आपको पता है वो दौर है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे करेंगे कि वो मोबाइल दे देंगे, कोई पेरेंट्स नहीं अलाउ करते। किसी की हैसियत है और ना देना, और किसी की हैसियत नहीं है और तो ना देना, वो भी बहुत फ़र्क है। किसी की चॉइस है, कोई देता है कोई नहीं देता। वो जब पेरेंट्स पीछे बात करते हैं ना आपस में, बच्चा हमेशा सुन रहा होता है, ठीक है। तो वो क्लासरूम के अंदर आता है, वो स्कूल के अंदर आता है कि जो है ओ तुम्हारे पास तो फ़ोन भी नहीं है, तुम्हारे तो अम्मी ने तुम्हें फ़ोन भी नहीं दिया, तुम्हारे तो ये भी नहीं तुम। और मैं आपको बताऊँ, समटाइम्स बच्चे जो ना बहुत बहुत नास्टी चीज़ें भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुनते आ रहे हैं। तो आप देखें, इसी वजह से बुलिंग का बहुत बहुत रुझान बढ़ चुका है हमारे स्कूल्स के अंदर अब, बिकॉज वो एक नेगेटिविटी और एक कड़वाहट ज़बान के अंदर आ गई है बच्चों की। तो चाहे वो टीचर के बारे में हो, चाहे वो दूसरे पीयर्स के बारे में, एक बुलिंग का बहुत बड़ा इशू होता है। बच्चे दोनों लेवल्स के ऊपर, चाहे वो स्कूल की एज हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी की एज हो, बहुत मिसअंडरस्टूड होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनको इसलिए ऐसा लगता है कि उनको कोई समझ नहीं रहा, क्योंकि बहुत बड़ा जनरेशनल गैप है ना। उनके अम्मी अब्बा किस उम्र के हैं, वो किस उम्र के हैं, उनके आसपास
हर तरह के इलाके का बच्चा, हर तरह की फैमिली का, हर सोशल इकोनॉमिक क्लास का बच्चा, हर तरह के बच्चे होते हैं। तो वो एक तो अपनी सेल्फ इस्टीम उस वक्त डेवलप कर रहे होते हैं जब छोटे होते हैं, तो उस वक्त ये जो मैसेजिंग उनको पेरेंट्स से मिल रही है, फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट कह रहा है कि तुम तो किसी चीज़ में अच्छे ही नहीं हो, स्कूल में वो जा रहे हैं और वो अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और एक तो उसको वो प्रेशर, दूसरा ये कि उसको वही प्रेशर स्टूडेंट्स आसपास के बच्चे बोलते हैं, ऑफ कोर्स बच्चे होते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, तो वो बोल देंगे कि तुम्हारे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, तो तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम तो डम हो, तुम तो ये हो, एक्सेट्रा। घर में भी वो वही सुन रहे हैं। तो एकदम जो वो कोर एज होती है सेल्फ एस्टीम बनने की, जब हम अपना आप को ढूंढ रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं कि मैं कौन हूँ, या मैं कितना अच्छा हूँ, या मैं कितना दुनिया में बिलोंग करता हूँ, वो डिस्कवर अपने आप को करने वाला जो टाइम होता है, उसके अंदर फिर वो एक हिट मिलती है बच्चे को, एक उस वक्त चोट मिलती है बच्चे को। जब वो चोट मिलती है, वो लॉन्ग टर्म आपके साथ आगे तक चलती है, क्योंकि वो अब इन्वायरमेंट भी वही कह रही है, आसपास हर कोई वही कह रहा है, मैं सामने देख रहा हूँ वही कह रहा है, तो वो बच्चा भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, और फिर ऐसे फेज में भी चला जाता है वो कि वो फिर उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जब वो ऐसा फील कर रहा होता है या एक्सपीरियंस कर रहा होता है, तब उसके पास अल्फाज तो है नहीं। अब वो जब बोलना चाहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, तो उसको डांट के चुप करा दिया जाता है। तो वो क्या फील करता है कि यार मुझे कोई समझता ही नहीं है, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाई करने की, ट्यूशन भी जाता हूँ, एक्स्ट्रा भी पढ़ाई करता हूँ, समझता, टीचर से भी एक्स्ट्रा टाइम लेता हूँ, मगर मुझसे नहीं हो पा रहा। एग्जाम्पल, एक इंडियन मूवी है, आप भी समझ गए होंगे, जिसमें डिसलेक्सिया के बारे में बात होती है, ठीक है। डिसलेक्सिया, ADHD, ये ऐसी कॉमन डिसकैल्कुलिया, ये ऐसे आई वुडंट से डिसऑर्डर्स हैं, बट ये ऐसी अब कंडीशंस कह लें, या एक इंसान को, हाँ कंडीशन ही कह लें, एक है कि जब बच्चा ना एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि मुझे अगर कोई चीज़ इस तरह लिखी हुई है तो मुझसे पढ़ी क्यों नहीं जा रही, या मुझसे मैं मैथ के अंदर स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। जब वो बता नहीं पा रहा, तो वो अंदर ही अंदर घुले जा रहा है, ठीक है, वो उसके अंदर अपना कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, सामने कोई समझ नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद जब ये फीलिंग्स लेके वो आगे बढ़ता है, तो वो ऑब्वियसली उदासी भी उसमें आती है, उसको एहसास कमतरी भी आती है। जब वो उदासी, एहसास कमतरी या होपलेसनेस कह लें, ये सारी चीजें महसूस करता है, वो अपने आप को अलग समझ रहा होता है ना सबसे, वो किसी को बता नहीं पाता, ठीक है। क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि उसके पास अल्फाज ही नहीं है, ठीक है। आपने उसको अल्फाज दे दिए, उदास होना, खुश होना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, बस किसी ने बताया नहीं कि इनका एक्चुअली मतलब क्या होता है, ठीक है। ये जो कैफियत जब आती है इंसान पे, या वो महसूस करते हो आप, इसका मतलब क्या होता है और इससे बाहर कैसे निकलना है। चिड़चिड़ाऊं, अब्बा आते हैं घर चिड़चिड़े गुस्से में, ठीक है, चाबी फेंकी, बेगम चाय दो, दरवाजा बंद किया, टीवी चलाया, बस बाहर निकलते हैं, थोड़ी देर बाद ठंडे होके चाय पी ली, सब कुछ कर लिया, ठंडे होके बाहर निकले, बस कोई प्रोसेस नहीं दिखा रहा कि रेगुलेट किस तरह किया। तो जब एक बच्चा ये देख रहा है, तो वो क्या करता है, उसने कहा ठीक है, मुझे गुस्सा आया, मुझे कोई समझ नहीं रहा, मुझे कोई अपने आप को बताना नहीं आ रहा, कमरे में बंद किया अपने आप को, थोड़ी देर जो भी करना करा, बाहर निकलो, सही हो जाओ। आहिस्ता आहिस्ता जब आप ये इनकॉर्पोरेट करना शुरू, और ये छोटेपन से शुरू हो गया, जब तक आप यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हो, आपका ब्रेन इतना डेवलप हो जाता है कि आप जो ना अपने आप को मैनेज कर सको। बिल्कुल। उस एज के अंदर फिर ये बहुत आपकी पर्सनालिटी के अंदर झलकना शुरू हो जाती है चीज। रिजर्व्ड है, बहुत शाय है, किसी से बात नहीं करता। वो एक्चुअली ये कभी आपने एक्सप्लोर किया है कि कोई उसको सुनने वाला है, कोई समझने वाला है। तो ये चीज़ें स्कूल एज से चलती हैं, और ये आपको आगे तक, कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक, एंड फर्दर ऑन एडल्टहुड में साथ आपके चलती हैं। तो ये चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बच्चों के अंदर भी डिप्रेशन को सिचुएशन क्रिएट करती हैं, और बच्चा जो है वो, क्योंकि डिप्रेशन नॉर्मली ऐसा समझा जाता है कि डिप्रेशन जो है वो बड़े लोगों की जो है वो कंडीशन होती है, बट ये कि बच्चों में भी इन चीज़ों की वजह से डू यू थिंक कि ऐसा होता है कि भाई बच्चा भी डिप्रेशन में चला जाए? बिल्कुल। आपको पता है कि अब मोर देन एवर, कब कोई सालों से ज़्यादा, कोविड ऑनवर्ड्स भी स्पेशली, चाइल्डहुड डिप्रेशन बहुत पीक पे है।
इस वजह से आपने देखा होगा कि आजकल सुनने को भी आ रहा है कि स्कूल के अंदर काउंसलर है, स्कूल के अंदर है काउंसलर, या कोई कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को थेरेपी पे लेके जा रहा हूँ। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक सोशल आइसोलेशन हो गई है। अब हम इंटरनेट पे होते हैं, ज़्यादातर मोबाइल के अंदर होते हैं, हमारे साथ लोग बैठे भी होते हैं ना, तो हम बात नहीं करते। अगर मैं एक आम आदमी को बोलूँ कि अपने एवेल्यूएट करें, आप घर आते हैं और आप क्या करते हैं, आपके बच्चे के साथ इंटरेक्शन क्या है, वो आपको कहेगा मैं क्या 1-2 घंटा मैं आता हूँ, खाना खाते हैं, बच्चे को सोने का टाइम हो जाता है। ठीक है, वो बच्चे को एक इतना इम्पोर्टेंट इंसान जैसे बाप या माँ, जो भी, उनके साथ टाइम ही नहीं मिल रहा, बॉन्डिंग ही नहीं मिल रही। तो उसको नहीं पता कि जो है ना, अगर मुझे बोलना है तो मैं किससे बात करूं। उस टाइम पे अगर जो भी पेरेंट है, कोई भी सिबलिंग है, जो भी आ रहा है बाहर से, फ्रस्ट्रेटेड है, आपको पता है कि यार अभी कुछ छेड़ना नहीं है, छेड़ा तो बड़ा मसला हो जाएगा, लेट्स हंसी खेल में ये टाइम गुजार दो, मसला बाद में देखेंगे जब बड़ा होगा। बच्चे भी ये चीज़ पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे आएंगे, इसलिए बहुत से बच्चे ये देखेंगे कि फादर, फॉर एग्जाम्पल हमारे सोसाइटी के अंदर फादर इज द फन पेरेंट। फादर जो ना मजा कराने के लिए होते हैं। क्यों? वीकेंड पे फ्री होते हैं, सिर्फ चलो वीकेंड में घूमे फिरे सब कुछ। अम्मी क्यों बुरी होती हैं? अम्मी पूरा दिन साथ होती है, वो पूरे हफ्ते जो है वो आपको लेके चल रही होती हैं, डांट भी वही रही होती है, बैड वो जो है ना बुरी वो बन रही होती हैं, और अब्बा जो है ना हफ्ते के में आते हैं एंड में, और बस हम एंजॉय करते हैं, और बस अब्बा अच्छे दिखते हैं। कोर कनेक्शन जो है ना, जो बच्चों को कनेक्शन जब नहीं मिलता, और स्पेशली चाइल्डहुड जैसी एज के अंदर, उस वक्त बहुत ज्यादा बच्चे ना इंटरनलाइज करते हैं चीज, अंदर ही अंदर देख रहे होते हैं कि कौन पेरेंट मुझे साथ दे रहा है मेरा, कौन नहीं दे रहा। उस वक्त आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपनी आइडेंटिटी, आपका अपना आप बचपन में डेवलप हो रहा होता है। अगर आप पूरा दिन नैगिंग सुनते रहेंगे, या अम्मी की वो सुनते रहेंगे ना बार बार के तुम तो ये भी नहीं सही करे, तुम तो ये डांट डपट सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, ताने सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, तो आप वो सब अंदर लेना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सी दफा बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो कभी अच्छा सुनते ही नहीं अपने बारे में। ठीक है, एक आपने घर से ये चीज सुनते रहे, स्कूल गए, स्कूल में किसी ना किसी चीज के ऊपर दोस्तों ने छेड़ दिया, कुछ छेड़ दिया, निकालने का कोई जरिया नहीं है, अंदर अंदर रखे जा रहे हैं। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही होती है, बढ़ती जा रही है, बोलना आता नहीं है, लिखना आता नहीं है, एक्सप्रेस करना आता नहीं हमें, तो हम वो लेके चल रहे हैं। उस वजह से बहुत सी दफा डिप्रेशन, बच्चे ना डिप्रेशन, अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि उदासी से किस तरह फर्क होता है, तो डिप्रेशन परसिस्टेंट, डिप्रेशन ज्यादा वक्त के लिए, और ज्यादा समझे ऐसा है कि अगर एक इंसान डिप्रेशन में होगा ना, उसकी रोजमर्रा जिंदगी के ऊपर असर होना शुरू हो जाएगा। उदासी में क्या करते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उदासी में उदास होना, एक चीज के ऊपर उदास हूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, या थोड़ी देर अपने मतलब वो इशू को एड्रेस किया जा सकता है, एड्रेस भी करा जा सकता है, और वो मामूली सी बात होती है। छोटे से स्ट्रेस, छोटा सा स्ट्रेसर होता है, छोटा सा कोई परेशानी होती है, या छोटा कोई इवेंट हुआ था, उस पर बंदा उदास होता है। ठीक है, कोई दोस्त से लड़ाई हो गई, ये हुई, कोई चीज जिससे आप बाहर निकल सकते हैं आसानी से। डिप्रेशन हम तब कैटेगराइज करेंगे जब वो चीज इतनी हो कि वो आपकी रोजमर्रा जिंदगी पे असर करी हो। मिसाल के तौर पे, अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है, पहले हंसी खुशी जाता था, ठीक है, अब जा रहा है स्कूल, दिल नहीं जा रहा, जबरदस्ती जा रहा है। आप देख रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट कार्ड के अंदर मार्क्स जो ना कम से कम होते जा रहे हैं। टीचर बोल रही है, बैठा होता है क्लास में, ऐसा लगता है कि बिल्कुल ब्लैंक है। तो फिर इन चीजों को आपके हिसाब से ये कि एक रेड फ्लैग के तौर पे लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखें, एक बच्चा है जो नॉर्मली स्कूल आता था, टीचर से भी हंसी खुशी मिलता था, दोस्तों से भी अच्छे हंसी खुशी मिलता था, कोशिश करता हुआ दिखता था। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि ए ग्रेडेड था, लेट्स से एवरेज था, मगर आपको दिखता था कि उसमें एक चमक है कि ये बच्चा कोशिश करता, स्ट्राइव करता कि मैं कर लूं। अब वो भी नहीं है, अब उसके अंदर वो चाह कि मैं बेहतर कर लूं, वो खत्म होती जा रही है, बुझता जा रहा है। ठीक है, अगर वो स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स वगैरह, या आर्ट हो गया, या म्यूजिक हो गया, उसमें हिस्सा लेता था, आहिस्ता आहिस्ता उसमें नहीं हिस्सा लेना, बोल मुझे नहीं जाना। कॉमन फ्रेजेस क्या होते हैं, कॉमन बच्चे क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, दिल नहीं चाह रहा। जब हम एंग्जाइटी की बात करते हैं ना, सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है जब बच्चा बोलता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उर्दू की क्लास में नहीं जाना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो उस पर जैसे मैं हूँ स्कूल के अंदर, तो मेरा कान खड़े हो जाते हैं, अच्छा उर्दू की क्लास में कुछ ऐसा हो रहा है जो ये बच्चा घबरा रहा है।
या तो उससे मतलब ये कि मेरे ख्याल में जरूरी नहीं है कि वो मसले उसी तरफ इशारा कर रहे हों, बट ये कि वो मसले आपको एक मेरे ख्याल में एक सिग्नल दे रहे होते हैं कि आपने अटेंटिव हो जाना है कि और ये चीज को आपने एड्रेस करना है और अपने आप को तैयार कर ले। तो सामी, ये अब मुझे बताओ आपके जिस तरह के हमारे यहाँ पे स्कूल्स हैं और जिस तरीके के, क्योंकि हर लेवल का एक स्कूल हमारी सोसाइटी के अंदर होता है, हाई लेवल भी हैं, लो लेवल भी हैं, तो आपको लगता है कि ये जो बातें हम आज यहाँ पे कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी तो हैं, इसकी इम्पोर्टेंस से मुझे कोई इनकार नहीं है, लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो स्कूल्स भी बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ स्कूल्स में ये फैसिलिटी इस तरीके की मिल रही है काउंसलिंग की पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, या अभी भी हम लोग बहुत सारी कंट्री से बहुत पीछे हैं और हमें बहुत काम की ज़रूरत है इस चीज़ पे? हम काफ़ी पीछे हैं, ठीक है, विदाउट अ डाउट। हम जनरली पाकिस्तानी जो अवाम है उसको मेंटल हेल्थ को समझते नहीं है, जहनी सेहत क्या होती है, कैसे ख्याल रखना है, क्या करना है, नहीं समझते, ठीक है। एक मैं बात करूँगी कि एक तो प्रिविलेज की भी बात होती है, ठीक है, कि कौन किसके लिए अवेलेबल है वो रिसोर्स, और किसको पता ही नहीं है कि ये भी हेल्प है। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं ना जो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उस तरह से एक मेंटल हेल्थ का भी होना चाहिए, ज़हनी सेहत का कैसे ख्याल करना है। जहाँ तक स्कूल्स की बात है, स्कूल्स बहुत 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 ही अहम हिस्सा प्ले करते हैं एक बच्चे की ज़िंदगी में और पेरेंट की। एक बच्चा और पेरेंट जो कि एक ऐसे स्कूल के अंदर से निकला हो जिसके अंदर एक्टिवली पेरेंट के साथ काम किया जाए, पेरेंट को भी सिखाया जाए जो कि बच्चे को सिखाया जा रहा है, वो बच्चा आपको अलग ही दिखेगा। और एक बच्चा जो कि सिर्फ रटने के लिए जा रहा है और सिर्फ पेपर निकालने के लिए जा रहा है और एक पर्चा हासिल करने के लिए जा रहा है, उसमें बहुत फ़र्क होगा। जब आप बच्चे को ऐसी रिसोर्सेज से गुजारते हैं कि जहाँ पे वो किसी से बात कर सके, समझ सके, और एक पेरेंट को भी वही चीज़ सिखाते हैं कि अच्छा अगर बच्चा ने ये बोला ना, इसका मतलब है, आप जैसे आपने बोला कि रेड फ्लैग की तरह ये सिग्नल मिल गया ना, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। जब उनको पता ही नहीं है कि क्या मसला है और इसका सलूशन क्या है, या कोई मसला है भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे क्या, आप सिर्फ एक रटने के लिए और पढ़ने के लिए बच्चा स्कूल जा रहा है, पर जब आप एक स्कूल को देखते हैं, ज़्यादातर बच्चा अपना वहाँ टाइम गुजारता है, एक पॉलिशिंग की जगह होती है, जिसका मतलब है कि ओवरऑल वेलबींग के ऊपर काम किया जाए। चाहे अब हम फोकस करते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, इसको स्पोर्ट्स खिलाओ, इसको क्रिकेट में डालो, इसको फुटबॉल में डालो, इसकी एनर्जी रिलीज करो, एनर्जी जो बिल्डअप हो रही है, जो गुस्सा निकालो बच्चे का, स्पोर्ट्स में डालो उसको। गुस्से निकालने की दूसरी चीज़ें भी हैं। गुस्सा बढ़ क्यों रहा है? गुस्सा नॉर्मल इमोशन है, नॉर्मल फीलिंग है, सबको होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर उसके दूसरे तरीके भी हो सकते हैं ना। अगर एक बच्चा जो कि स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, कोई बच्चा किसी वजह से नहीं खेल सकता, या उसके स्कूल छोटा बिल्डिंग में बना हुआ है, ठीक है, नहीं कर सकता, उसका क्या कसूर है? उसको भी तो अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए ना। तो ये बहुत बड़ा एक कमी है हमारी सोसाइटी के अंदर, स्कूल्स के अंदर। अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि बढ़ी है, मगर वो लेवल जो होना चाहिए ना, अभी भी वो नहीं है कि पेरेंट और बच्चे को साथ साथ लेके चला जाए। मसले की बात यह है कि हम बच्चे को भी सिखा दें कि हैप्पीनेस ये होता है, खुशी ये होती है, सैडनेस ये होती है, इसको ऐसे इजहार करते हैं, गुस्से को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। जब वो सिखाई हुई चीज़ें बच्चा घर जाके करता है ना, किसी को समझ ही नहीं आती। नहीं, लेकिन यहाँ तो मसला ही दूसरा है ना। यहाँ तो जो लोग काउंसलिंग करने के लिए अहल होते हैं, आई थिंक जो उस लेवल पे होते हैं जिनको काउंसलिंग करनी चाहिए, उनको खुद काउंसलिंग की जरूरत होती है। ये तो है। तो वो मतलब कुछ सीखा हुआ होगा तो किसी को सिखा सकते हैं ना। तो हमारे यहाँ तो मोस्टली मसले जो हैं उनको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से लेके वहाँ से सही करने की जरूरत है। मतलब बजाय इसके कि हम ऊपर आके मसले को सही करें या ऊपर लेवल पे सही करना चाहें, जब तक उसकी बेस सही नहीं होगी, वो आप सही भी कर लोगे अगर ऊपर से, तो वो दोबारा खराब हो जाएगा। बिल्कुल। और ये कि आई थिंक गवर्नमेंट के लेवल पे चीज़ें होनी चाहिए। तो वो आपको लगता है कि मतलब हमारी गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से इन्वॉल्व है इन मामलात के अंदर, या इसकी इन मसलों को एड्रेस किया जा रहा है? बीच में ये मेरी नज़र में आया था कि कुछ हेल्पलाइंस स्टार्ट हुई थी जिनके अंदर क्राइसिस हेल्पलाइंस थी कि खुदा न खास्ता अगर बहुत कोई डेंजर में हो, अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाने में, हार्म करने की सिचुएशन ऐसी हो उनकी, तो वो फ़ोन करके बात कर सकते हैं।
कुछ थे जो कि स्कैम्स थे, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, प्राइवेट थे, कुछ स्कैम्स थे, मगर कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लिया गया था। कितना अप्लाई करता है, कितना लोग एक्सेप्ट करते हैं उसको, उसका कोई गारंटी नहीं है। सबसे बड़ा एक और मसला ये है कि आपकी सोसाइटी में आज तक लोग कहते हैं कि काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करना है। मैं पागल हूँ? मैं पागल थोड़ी हूँ। मैं क्यों बात करूँ? मुझे क्या मसला है? मैं जिंदगी गुजार, मेरे पास नौकरी है, मेरी फैमिली है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा बैरियर ही यही बनता है कि इवन बड़े लोग भी ऐसी बात कर रहे होते हैं। बच्चों को तो कोई लेके जाने वाला है ना, बड़े भी अपने लिए ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो वो यही सबसे बड़ी बात थी ना। अब आपने दो लफ्जों को एसोसिएट कर दिया। एक जमाना था, मैं आपको अगर थोड़ी सी साइकोलॉजी की एक मॉडल का शिफ्ट आया है। पहले हम चलते थे इलनेस मॉडल से, ठीक है, जिसके अंदर एक हमारी किताब होती है, DSM कहते हैं, उसके अंदर सारे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, क्या कहते हैं आपका ऑटिज्म वगैरह सब उस किताब के अंदर लिखा हुआ है। ये होगा तो तुमको ये बीमारी है, ठीक है। ये 1900 किस में आई थी मुझे नहीं पता, ठीक है, अपडेट होती रहती है। मगर साइकोलॉजी अब उस मॉडल पे नहीं चलती। वो कहती थी कि अगर ये चीज़ें पूरी हो रही हैं तो इसको लेबल कर दो। अब साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी ये कहती है कि हम इलनेस मॉडल पे काम नहीं करें, हम वेलनेस मॉडल पे काम करें। वेलनेस का मतलब हेल्थ पे भी, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ओवरऑल वेलबीइंग इंसान की, उस पे काम किया जाए। उसके अंदर ये होता है कि आप ये नहीं कहते कि मेरे साथ क्योंकि मैं बीमार हूँ, आप ये कहते हैं मैं इस मसले का शिकार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उदास महसूस करता हूँ, मुझे नाउमीदी की बहुत फीलिंग होती है, मैं बहुत काम पे ध्यान नहीं दे पाता, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, नींद बहुत आती है, भूख बहुत लगती है, डिप्रेशन के अलामात। आप ये कहते हैं मुझे ये है, इससे मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ, इसको मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ, मैं कोप कैसे कर सकता हूँ। पहले ये होता था डिप्रेशन है, दवाई पकड़ाओ जाओ, या तो ज्यादा मसला नहीं तो। लेकिन दवाई भी जो है वो हम हर एक को नहीं दे सकते ना। लाइक अगर एक 8 साल का बच्चा है, वो इस तरह की शिकायत कर रहा है या उसमें वो कंडीशन नजर आ रही है, तो हम 8 साल के बच्चे को तो दवाइयों पे नहीं डाल सकते। आप उसके पेरेंट्स को पकड़ेंगे। हाँ। उसके पेरेंट्स को पकड़ेंगे, उसके आसपास क्या चल रहा है उसको इवैल्यूएट करेंगे। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होता है जब उनको क्वेश्चन किया जाता है या क्या। बहुत से पेरेंट्स ना डिफेंसिव होते ही इसलिए हैं, या पेरेंट्स ऊपर से ऐसे सख्त इसलिए दिखते ही इसलिए, उनको पता है एग्जैक्टली कि घर में क्या चल रहा है। हमको आपने सुना होगा कोविड के दरमियान बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक अब्यूज़ के केसेस बहुत बढ़ गए थे। तो बच्चे कहाँ गए? उसी घर में। आवाज़ किसको आती है? बच्चों को आती है। भैया अगर आप एक लेट्स से छोटा फ्लैट है या बड़ा बंगला है, आवाज़ तो आवाज़ है ना, आएगी आवाज़, ठीक है। ये चीज़ें छुपती नहीं है। इन सब का इम्पैक्ट कौन आ रहा है? अडल्ट्स हैं, अडल्ट्स ने बात करी, सॉर्ट आउट हो गया। असर कौन ले रहा है? बच्चा, ठीक है। जब आप पेरेंट्स से पूछेंगे ना कि अच्छा आप ऐसा क्या है कि ये बच्चा जो ना खिल नहीं रहा, जिस तरह बात करता था, खुश होता था, कुछ नहीं है, परेशान रहता है, उदास रहता है, बहुत नाउमीदी जाहिर करता है। इसको मतलब सारे इसकी क्लास के बच्चों को, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, पर ये कहता है कि बस कुछ नहीं, जो भी हुआ हो जाएगा। क्यों? तो उस वक्त हम जब पेरेंट को कहते हैं ना एनवायरनमेंट स्कैन करो, वो ही सबसे बड़ी दवाई है। और फिर उस वक्त पेरेंट को लेके चलना कि देखें ये जो हो रहा है ये इस तरह से इम्पैक्ट करे। तो लोगों को ना अपने बिहेवियर्स, एक्शंस और इन सारी चीज़ों का कि वो क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका असर का अंदाज़ा ही नहीं है। तो अच्छा समय ये अब हमने ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स वाली बात की। हमारे यहाँ एक और चीज़ बड़ी अब आजकल देखने में आ रही है और बहुत कॉमन होती जा रही है हमारे यहाँ, कि इवन स्कूल्स में भी, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भी सब्सटेंस अब्यूज़, ड्रग एडिक्शन ये बहुत बढ़ती चली जा रही है। तो ये कि इस तरफ लोग, डू यू थिंक कि पहले से अपने मसले लेके आ रहे होते हैं तो इस तरफ जाते हैं, या फिर उनको वहाँ पे उस इन्वायरमेंट के अंदर ही वो इन चीज़ों की तरफ राग़िब हो रहे होते हैं? देखिए, एक तो हमारे पास अवेलेबिलिटी बहुत है। जिन एजेस की हम बात करें ना, वो एज होती है जहाँ पे बच्चा जो ना अपनी इन्वायरमेंट को टेस्ट कर रहा होता है और एक्सप्लोर कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो कि कोई सब्सटेंस यूज कर रहा है, उसने अपने दोस्त को कहा यार ये ट्राई करके देखो। सिंपल सी बात है ना। पहले ये चीज हम सिगरेट के बारे में कहते थे, अब सिगरेट इतनी आम हो गई है कि इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो पीयर प्रेशर है। बिल्कुल। तो वो स्टार्ट इसी तरीके से होता है। स्टार्ट इस तरह होता है, एक दोस्त ने आपको एक चीज चेक कराई, आपने कहा कि अच्छा यार ये तो
कोई मज़े की चीज़ है, एक चीज़ होती है रिक्रिएशनल यूज़ के लिए बच्चे यूज़ करते हैं, जो इन्जॉय करने के लिए थोड़ा सा पार्टीज़ के अंदर या कोई फ्रेंड्स के अंदर बैठे हुए हैं तो उन्होंने इस्तेमाल किया। एक होता है जो कि एडिक्शन हो जाती है, सब अब्यूज़ जो हो जाती है, वो ये होता है कि आपको इंट्रोड्यूस किसी ने कर दिया, आपको किसी ने उस चीज़ से मिला दिया, आपने जब उस असर उसका लिया ना, तो ड्रग्स क्या करते हैं, आपके नर्वस सिस्टम को ना सप्रेस करते हैं, आपको नम करते हैं। तो अगर आपका दिमाग चल रहा है और आप थक गए हैं उससे, आप कह रहे हैं कि भाई बहुत हो गई, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, आपने ये चीज़ ट्राई करी और आपको रिलैक्सेशन महसूस हुई, ठीक है, वो क्या करते हैं, ड्रग्स क्या करते हैं, आपका पेन, आप जो अंदर लेके चल रहे हैं इमोशंस और जो मैनेज नहीं हो रहे स्ट्रेसर्स, उनको नम करते हैं, ठीक है। जब एक इंसान की ज़िंदगी, और मैं आपसे ये कहती हूँ कि जो मे बी मेरे बचपन में या आपके बचपन में जो स्ट्रेस था ना, उससे बहुत ज़्यादा अब ये बच्चे स्ट्रेस के अंदर हैं। अब हमारे पास क्या, स्कूल जाओगे तो ही तो बुलिंग होगी ना, यहाँ तो साइबर बुलिंग है, यहाँ पे ग्रुप्स बन रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर्स लीक हो रही हैं, वॉइस नोट्स, स्क्रीनशॉट्स, ये सब लीक हो रहे हैं, ठीक है। आप सराउंडेड हैं, क्योंकि बच्चों की अब दुनिया सोशल मीडिया है, फोन्स उनकी दुनिया है, ठीक है। तो वो बच्चा कहाँ जाए अपना पेन नम करने के लिए, देन ये एक एस्केप बन जाता है, ये एक जगह बन जाती है जो आपने ट्राई की थी मस्ती में ऐसे एंजॉय करने के लिए, मगर अब जब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा और मेरा पेन इतना, मेरा तकलीफ इतनी बढ़ गई है और मुझे अपने आप को सुन करना है, तो मैं ये चीज़ का अब्यूज़ करना शुरू। तो वो एडिक्शन जो है वो इसी वजह से बनती है। लाइक कोई ऐसा भी मतलब होता है कि स्कूल की इन्वायरमेंट या कॉलेज यूनिवर्सिटी की इन्वायरमेंट भी लोगों को फोर्स कर रही है टुवर्ड्स एडिक्शन या टुवर्ड्स ये अब्यूज ऑफ दिस सब्सटेंस। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए क्योंकि अब कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया इंस्टीट्यूट्स के अंदर, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बच्चे पीयर प्रेशर की हमने बात की, बुलियिंग की बात करी, बुलियिंग की हम जितनी बात करें ना उतनी कम है, क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। हम एक बुलियिंग होती थी जो कि छोटी मोटी छेड़ा छाड़ी जो बचपन में होती थी कि ओ तुम्हारे तो बाल ऐसे हैं, तुम्हारा तो बैग ऐसा है, तुम्हारा तो। अब मैं आपको बताऊं, इतनी पर्सनल हो गई हैं चीज़ें, इतनी पर्सनल हो गई हैं कि आप अगर बच्चा इंस्टाग्राम पे कोई पिक्चर लगाएगा ना, उस पर लोग जो ना ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे कि वो अंदर से बच्चा हिल जाएगा, ठीक है। उसने उसी इंस्टीट्यूट में वापस जाना है, अगले दिन उसने उन्हीं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है। फिर जब वो दिमाग पे ये चीज़ तारी है, क्लास में वो बैठा हुआ है मगर वो जहनी तौर पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वहाँ वो बैठा हुआ है, क्लास चल रही है, सब पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसको समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसको ये डर है कि जो कमेंट जिसने किया था वो एक और कमेंट कर देगा, वो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देगा, कोई हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी वो लीक कर देगा। ये प्रेशर आप लेके जा रहे हो, आपने वहाँ से कुछ हासिल नहीं किया और अब आप एग्जाम आ गया, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम आ गया या आपके असेसमेंट्स हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, सब कुछ, परफॉर्म कैसे करेंगे आप? हाँ सही बात है, बिल्कुल। एक वो हो गया टीचर्स की तरफ से स्ट्रेस, कंपटीशन बहुत है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हद से ज़्यादा, इवन ए लेवल्स कॉलेजेस के अंदर। क्यों? क्योंकि अच्छा वो मैं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा सोसाइटल चीज़ है। क्यों? उसके बच्चे का ए आया था, उसके ए स्टार्स आए थे, तुम्हारा क्यों भी आया? तुम्हें तो ये ट्यूशन दिलवाया था, तुम्हें तो ये दिलवाया था, तुम तो ग्रुप स्टडी करने गए थे, कैसे नहीं तुम्हारे मार्क्स आए? एक बच्चे की अपनी कैपेसिटी भी होती है ना, कोई ये समझने को तैयार नहीं है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है और कितनी लिमिट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी या किसी और मसले से गुजर रहा है, या तो उसको अटेंशन के कुछ इश्यूज हैं, या उसको जेन्युइनली मैथ के अंदर या किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है, तो कोई ये समझने को तैयार नहीं है, ठीक है। मगर उसके बच्चे कितने ज़्यादा क्यों आ गए, तुम्हारे क्यों नहीं आए? तुम्हें तो हमने बेस्ट कॉलेज में डाला था, तुम्हें तो हमने ये किया था। तो एक कॉन्स्टेंटली आप सुन रहे हैं कि भाई तुमसे नाकारा हो, तुमसे हो ही नहीं रहा, तुमसे हो ही नहीं रहा, ठीक है, कोशिश करने के बावजूद। तो ये प्रेशर जो है ना बच्चों को बहुत बिल्कुल ही ख़त्म कर देता अंदर से। लेकिन मसला एक और भी है सामिया, कि हमारे यहाँ जो है मसले इतने ज़्यादा हैं हमारे सराउंडिंग्स में, ठीक है। नॉट ओनली ये कि जो लोग स्कूल जा रहे हैं या कॉलेजेस जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, उनके साथ मसले हर लेवल पे हम लोगों के पास मसलों के ढेर लगे हुए, ठीक है। एक बंदा जो ना स्कूल जा रहा है, ना कॉलेज जा रहा है, ना यूनिवर्सिटी जा रहा है, ना ऑफिस जा रहा है, सिर्फ घर में, एक हाउसवाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, या इवन वो लड़कियां जो अपनी एजुकेशन से फारिग हो गई हैं वो घर पे,
तो उनको एक प्रेशर है कि भाई हमारा रिश्ता नहीं आ रहा, हमारी शादी नहीं हो रही, लेट होती जा रही है, एज निकलती चली जा रही है। तो ये सारे प्रेशर्स, मतलब एक बंदा प्रेशर से छुटकारा पा ही नहीं रहा किसी तरीके से, और उसका ताल्लुक किसी भी एज ग्रुप से नहीं है। वो हर एज ग्रुप का बंदा अपने अपने लेवल पे एक स्ट्रगल कर रहा है और बिल्कुल एक टेंशन लेके बैठा हुआ है। तो हम उनसे तो बाहर निकल नहीं पा रहे। और दूसरी चीज एक ये है कि डिप्रेशन को, मतलब हम तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, मतलब हमारे यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी का इशू है सबसे बड़ा, कि हम ये मानने को तैयार नहीं है कि डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस बंदा 60 साल या 65 साल या 70 साल की एज में, वहां पे हम लोग ये मान जाते हैं कि ठीक है, इनको जो है वो मेडिसिन की भी जरूरत है, इनको जो हम लेके भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। बट इवन 40-45 साल या इवन 30-35 साल के जो लोग हैं, वहां तक की एज में, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेज, वहां तक की एज में तो हम मानने को तैयार ही नहीं होते ना, हम भी और हमारे पेरेंट्स भी, कि हमें डिप्रेशन हो सकता है। तो मतलब डिप्रेशन की अवेयरनेस आए लोगों के अंदर, ये हर बंदा तो इंस्टीट्यूट भी नहीं जा रहा। हम क्या करें, हम उसके लिए करें क्या कि हमें पता चलना शुरू हो जाए कि जी डिप्रेशन है। लोग समझते हैं कि क्योंकि हम औरतें घर में हैं तो वो कुछ कर नहीं सकती, और बस घर में होने का मतलब है कि सिर्फ घर के काम किए जाएं, या तो ड्रामे देखे जाएं, या इस तरह की चीज़ें। घर में बैठ के एक इंसान, अब तो जैसे दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, बहुत से काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे आसान चीज़ होती है एक हॉबी अपनाना। पहले के ज़माने में काफ़ी लोग ना इतना अच्छा अपना टाइम यूटिलाइज करते थे, स्टिचिंग करते थे, निटिंग करते थे, कुछ ना कुछ बनाते थे। हमारी नानियाँ दादियाँ स्वेटर्स बना रही होती थी, क्या क्या कर रही होती थी। अब समझते नहीं है लोग कि एक हॉबी होना इंसान के लिए, एक एक्टिविटी होना जो काम भी ना हो, जिससे एक्स्ट्रा स्ट्रेस भी ना हो, परेशानी भी ना हो, एक ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए जो आप इंजॉय करें, जिसमें आपको मज़ा आए। चाहे वो थोड़ी देर वॉक करना हो गया, चाहे यूट्यूब से देख के रेसिपी बनाना हो गया। मैंने खुद ही इंटरनेट से देख के बेकिंग शुरू की थी। मेरे लिए बेकिंग करना, पूरा जो स्ट्रेस मेरा जमा होता है ना, वो बेकिंग करते हुए निकल जाता है। क्योंकि दिन में आपका ऐसा चल रहा होता है कि ये परेशानी वो परेशानी, ये काम वो काम, तेज भाग रहे होते हैं। एक रेसिपी है, उसमें लिखा हुआ ये करना है, उससे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल कोई चीज़ नहीं होती। जब आपके दिमाग को इतना ऑर्डर मिलता है ना, एक सुकून मिलता है। ठीक है, ऐसे ऐसे किया, ये रिजल्ट मिल जाएगा। एक इस तरह की कोई हॉबी हो गई। घर में बैठे हुए, अब आपको, हम जैसे फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, घर में बैठे बैठे आपको फिटनेस की इतनी वीडियोस मिल जाएंगी। आपने योगा सीख लिया, आपने इंटरनेट से देख के आप निटिंग सीख ली, स्टिचिंग सीख ली, राइटिंग सीख ली, एक्सप्रेस करना अपने बारे में। अब तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब तो इतनी ज्यादा चीजें अवेलेबल हैं और इतना इजी एक्सेस है कि ये कोई कह ही नहीं सकता कि भाई मुझे सीखने को कुछ नहीं मिल रहा। लोग जो है ना, टर्किश ड्रामा देख के, कोरियन ड्रामा देख के लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। एक जमाने में हम सोचते थे कि इंस्टीट्यूट बने हुए लैंग्वेज सिखाने के। अब आप घर बैठे बैठे यूट्यूब ऑन करें, आप आराम से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। बहुत आसान है। बेसिकली जो स्ट्रेस सबकी जिंदगी में, चाहे वो घर में हो बंदा, चाहे वो बाहर निकल रहा हो, नौयत फ़र्क होगी और दिखाने को बज़ाहिर फ़र्क होगा। एक चीज़ ये होती है कि इंसान कितना उसको अंदर अपने ले लेता है, कितना उसको हावी कर लेता है अपना। दूसरा ये कि उस स्ट्रेस के साथ वो करता क्या है। ठीक है, अगर आपने उसको अपने सर पे सवार कर लिया कि बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म, मेरी तो ज़िंदगी में इतनी मुश्किल आते हैं, इतना मेरे पास स्ट्रेस है कि बस अब मैं तो बेचारी हूँ, मैं बेचारा हूँ। ठीक है, आपने आधे से ज़्यादा ना अपनी ताकत, अपनी जुस्तजू ख़त्म, वहीं ख़त्म, क्योंकि सब दिमाग का गेम है। जो आपकी सोच होगी वही सोच आपको आगे लेके जाएगी। तो अगर आपने कहा कि यार मसला है, ठीक है, आज मेरे में हिम्मत नहीं है सोल्यूशन निकालने की, मैं आज कुछ और चीज़ करता हूँ जो शायद मुझे थोड़ा सा अच्छा फील करा दे। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ आदमियों के लिए क्यों चाय बनाना, खाना बनाना, ये इतना क्यों मसले की बात है। इतने आदमी हैं दुनिया के, बड़े बड़े लोग आदमी, शेफ, सबसे बड़े शेफ्स आदमी हैं। बिल्कुल, हम लोग अपेरेंटली ये नहीं मानते, मगर लोग वो अपनाएं, चाय बनाने में एक्सपर्ट बन जाए। ठीक है, बाहर होटल की चाय में थोड़े पैसे कम बचत हो जाएगी। ठीक है, आपको जो खाना है आपने घर में बनाना सीख लिया,
चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी, आप पॉजिटिव अपने दिमाग को किस तरीके से रख सकते हैं, क्या चीज़ है जो आप अपने, और मैं ये नहीं कह रही कि अपने मसले भूल जाएं, मैं ये कह रही हूँ कि मसले भी हैं मगर दुनिया में अच्छाई भी है, अच्छी चीज़ें भी हैं, अच्छा महसूस करने के लिए भी आपके पास ज़राए हैं जो आप इस्तेमाल करें और आप अच्छा फील कर सकते हैं। दूसरा ये कि अलामात डिप्रेशन की क्या होती हैं, कैसे अवेयरनेस दे सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि बहुत कुछ लोगों के डिप्रेशन बज़ाहिर दिखता है, आप देख के बता सकते हैं ये इंसान डिप्रेशन में है। आजकल जैसे जो वर्किंग क्लास है स्पेशली, उनके अंदर डिप्रेशन दिखेगा नहीं आपको, चीख के नहीं दिखेगा जिस तरह शायद किसी और के अंदर आपको दिखे। क्यों? क्योंकि एक चीज़ होती है मास्क्ड डिप्रेशन, आपने अपने मुंह के ऊपर एक फॉर एग्जाम्पल चेहरे पे मास्क पहन लिया, आपको जाना है काम पे किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे रो रहे थे, कितनी आपकी नींद पूरी नहीं हुई, क्या आपने खाना खाया कि नहीं खाया, उनको सिर्फ काम चाहिए, उनका वही मतलब है। वो आपको वो कहते हैं आपको हम पे चेक देते हैं ना, बस हमें काम दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है? घर वालों को फर्क पड़ता है, दोस्तों को फर्क पड़ता है। तो इंसान क्या करता है कि उस जगह जाने के लिए, क्योंकि अब वहां पे जाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कस्टमर डीलिंग है या जैसे मैं हूँ, मेरी रोजमर्रा बच्चों से डीलिंग, अब मैं रोती धोती आई लाइनर मेकअप बहता हुआ मैं बच्चों से बात करूंगी तो बच्चे कहेंगे ये क्या हमें सिखाएंगी, है ना। बिल्कुल। या एक टीचर है, उसको तो बच्चों को वो जब तक एक्सप्रेसिव वो खिलती भी नहीं होगी तब तक बच्चे को मजा ही नहीं आएगा क्लास के अंदर, ठीक है। या कोई अगर बैंक में भी डीलिंग करता है या कोई किसी भी जगह का काम करता है, वो लोगों के सामने रोना नहीं डाल सकता अपना, वो नहीं कह सकता कि मैं डिप्रेशन में हूँ या मैं अच्छा नहीं फील कर। तो लोगों ने सीख लिया है कि उस चीज को छुपाना किस तरीके से। जब वो छुपाना सीख जाते हैं तो वो आपको रियलाइज नहीं होता कौन डिप्रेशन में कौन नहीं है, और वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तो वैसे तो ये इटसेल्फ एक खतरे की साइन बन गई ना कि लोग अपनी इनर फीलिंग को छुपा रहे हैं, या अपने डिप्रेशन को छुपा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो चाहे बच्चे हों या बड़े हों, दोनों के लिए खतरा है। अच्छा, वो छुपाते क्यों हैं? क्योंकि वो बोलेंगे तो उनको या तो पागल लेवल कर दिया जाएगा, या तो तुम्हारे पास कौन सा स्ट्रेस है। अगर आप सोचें, अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपको कोई बच्चा 18 साल का 10 साल का आके बोले कि मैं ना बहुत उदास हूँ, मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, तुम्हें क्या स्ट्रेस है? ना तुम्हारे घर चलाना है तुम्हें, ना तुम्हें गाड़ी में पेट्रोल बनाना है, ना तुम्हें नौकरी में जाना है। ये एक जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो सुनने को मिल जाती हैं। अब अगर मैं जाके किसी को बताना भी चाहूँ मैं क्या फील कर रही हूँ, और अगर मुझे सामने से ये जवाब आए तो मैं क्यों बताऊंगी किसी को? सही। इससे बेहतर नहीं कि मैं छुपा लूं उस चीज को, ढक लूं, क्योंकि जिसको बाहर बोलने से मुझे शेम मिल रही है, मुझे मजाक उड़ रहा है या मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो वो ऐड कर रहे हैं मेरे परेशानी के अंदर। सबसे आसान तरीका यही हो सकता है कि हम इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करें। डिप्रेशन कैसा दिखता है, क्यों होता है, क्या वजूहात हो सकती हैं, कैसे उससे बाहर निकला जा सकता है, और हेल्पलाइंस या जराए बनाए जा सकते हैं जिधर लोग बात कर सकें। तो अलामात में कोई चीज़ें ऐसे हो सकती हैं कि, और ये मैंने बच्चों के लिए भी बात की थी, कि एक इंसान हमेशा या जब उससे मिले उदासी की बातें कर रहा हो, ऐसे जैसे उसमें से ना जान निकल गई हो। जान से मेरा मतलब है कि रौनक वाले के इंसान था, जो इंसान हंसता था, खेलता था, दो बातें मजाक कर लेता था। और अक्सर हम दोस्तों में ज्यादा नोटिस करते हैं, शायद अगर हम घर वालों में नहीं, दोस्तों में ऑटोमेटिकली, यार ये वाले मजाक पे तो ये हमेशा हंसता था, यार आज मैंने जानबूझ के ये चीज करी, इसको हंसाने के लिए कोई रिएक्शन नहीं है। वो इंसान ढलना शुरू हो जाएगा। या तो भूख बहुत ज्यादा लगती है या बहुत बिल्कुल कम लगती है। नींद पे बहुत असर होता है। नींद बहुत ज्यादा आना, नींद बहुत कम आना। अपने बारे में वो इंसान जो ना बहुत अपने आप को बहुत कमतर समझना शुरू हो जाएगा, यार मुझे तो होता ही नहीं। कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, कॉम्प्लेक्स में भी चला जाता है, और बहुत एहसास कमतरी के अंदर चले जाता है। बहुत मतलब हर चीज मेरी गलती है। एक तो यार ये कप टेढ़ा पड़ा हुआ है, ओ ये गंदा है, यार देखो मुझसे ये भी नहीं होता। हाँ। अच्छा, लेकिन ये सारी जो कंडीशंस हैं या ये सारे जो साइंस हैं, ये एक नॉर्मल आदमी में भी हो सकते हैं जिसको डिप्रेशन नहीं होगा? हो सकते हैं। हाँ। डिप्रेशन को डायग्नोज करने के लिए
कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। एक पीरियड होना चाहिए जब ये पीरियड कह लें जिसको हम डिप्रेशन का एपिसोड कहते हैं, 1 हफ्ता या लॉन्गर, मगर 1-2 दिन की बात नहीं है बेसिकली, 1-2 दिन की बात नहीं है, 1-2 हफ्ते की बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये ना अब एक जैसे ट्रेंड बन गया। अब ये इंसान से मिलो ना 2 महीने बाद भी मिल रहा हूँ, ऐसी बात करें। बहुत बड़ी एक अलामत होती है, उसकी स्पीच इफेक्ट होती है। किस तरह? यार ठीक हूँ, गुजर रही है, चल रही है, आवाज़ आहिस्ता हो गई, और आवाज में भी आपको लगेगा कि एफर्ट नहीं है, या मतलब वो जोश नहीं है आवाज के अंदर। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, मजाक मस्ती में भी वो नहीं है। एक पर्सनल मुझे लगता है कि आंखों के अंदर ना इंसान की चमक जो होती है ना, वो भी कम हो जाती है। बिल्कुल। तो डिप्रेशन की एक बड़ी अलामत ये है कि आप जैसे वो लंबा अरसा चल रहा है, एक इंसान उस कैफियत के अंदर ज्यादा से ज्यादा वक्त रह रहा है, उसको निकालना उससे मुश्किल है। मतलब आप डिस्ट्रैक्ट कर लिया आपने, नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ा। उदासी में करता है हम दोस्तों के साथ क्या करते हैं, किसी का ब्रेकअप हुआ, किसी के मार्क्स खराब आए, किसी की जॉब में कोई इशू हुआ है, बॉस ने डांट दिया वगैरह वगैरह, चाय पे चले गए, चलो थोड़ा घूम फिर के आगे सब कुछ बेहतर फील करते हैं इंसान। आपने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी, वो इंसान उसी के अंदर है। डिप्रेशन के अंदर इंसान अक्सर कहते हैं कि डिप्रेशन बीमारी है पास्ट की। आप हर चीज़ पुरानी में फंसे हुए, कहीं पुराने। एंग्जाइटी के बारे में कहते हैं आपको आगे की टेंशन है, और डिप्रेशन पास्ट में आप फंसे हुए। आपको होना कहाँ चाहिए? प्रेजेंट में, अभी जो चल रहा है उसके अंदर मौजूद। तो इंसान को आप देखेंगे कि वो जो ना पुरानी बातें और खुरोद रहे वो बाल की खाल निकाल रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा यार ये मैंने क्यों किया, वो मैंने किया ना, वो नहीं करना चाहिए था। रिग्रेट जिसको हम कहते हैं, रिग्रेट है, गिल्ट है कि यार मुझे उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, शायद मैंने ऐसा ना बोला होता तो मेरे साथ आज ये ना हो रहा होता। इस तरह की चीज़ें। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और है सामने, जैसे आपने कहा कि डिप्रेशन का ताल्लुक जो है वो पास्ट से होता है और एंग्जाइटी का ताल्लुक आपके फ्यूचर से होता है। अब एक एज ऐसी इंसान की आ जाती है, लाइक मतलब एक बंदा जो अपनी ज़िंदगी के 50 साल 55 साल गुजार चुका है, उसने अपनी ज़िंदगी का जो एक फन पार्ट था ना वो उसका गुजर चुका है। सही। तो अब उसकी जो मेमोरीज हैं वो अपनी मेमोरीज में रहता है, ठीक है। तो लाइक ये भी रीजन होता है ओल्ड एज के लोगों का डिप्रेशन में जाने का, कि वो अपने शायद प्रेजेंट को इतना, क्योंकि देखें फिजिकली भी वो डाउन हो रहा होता है, ठीक है ना, उसकी बॉडी का लेवल जो है वो नीचे जा रहा होता है, और वो अपने उस टाइम को याद कर रहा होता है कि जिस टाइम पे वो फिजिकली बहुत एक्टिव था और किसी काम को करने से पहले उसको सोचना नहीं पड़ता था, और उसकी जिंदगी बहुत एक फन, बिल्कुल एक फन लविंग आदमी जिस तरीके से जिंदगी अपनी गुजारा है ऐसे उसने गुजारी है। तो ये बड़े लोगों की, बड़े एज की उम्र के लोगों की डिप्रेशन का ये भी एक पॉइंट होता है। बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि अब आप वो सोच रहे हैं ना कि यार आगे तो कुछ भी नहीं है। जब आप जवान थे, दुनिया आपके कदमों में थी, आप तो ये एक्सप्लोर कर सकते थे, यहाँ जा सकते थे, वहां जा सकते थे, आगे जिंदगी लिखी हुई थी, लंबी थी। अब पीछे लंबी है, आगे कुछ नहीं, आगे आपको कुछ एक्साइटिंग दिख ही नहीं रहा। तो वो उस स्टेज पे खड़ा हुआ है जहाँ पे उसको आगे की फिक्र भी है कि अब मतलब अब जिंदगी बची कितनी होगी और आगे किस तरीके से जाएगी, मेरा जो हर चीज का जो लेवल है वो नीचे आ रहा है और पहले मैं बहुत अच्छा था। तो वो दोनों सिचुएशंस को फेस कर सकता है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन इज वेल। पता है आपको, असल में ये एक सोच की भी चीज है। हर इंसान ने जाना है, सबको पता है ये बात, हम भूल जाते हैं ये बात। हमको लगता है कि यार नहीं, आगे 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 बढ़ना, ये अचीव करना, ये करना है। अभी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों की शादियां, अब ये वो करियर, ये वगैरह वगैरह वगैरह, आप लगे हुए, बस करने को बहुत कुछ होता है, गधे को ना लगे हुए, आप एंजॉय नहीं करें जो अभी आपके पास है। बहुत से लोगों का आपने सुना होगा कि जो ना बुढ़ापे में वो कहते हैं यार काश मैं उस वक्त इतनी जल्दी ना करता, काश मैं थोड़ा एंजॉय कर लेता, काश मैं काम पे इतना फोकस ना करता और बच्चों को थोड़ा टाइम देता। बुढ़ापे में जाके ना जब आपके दोस्त वगैरह भी गुजरना शुरू हो जाते हैं, अकेलापन बढ़ जाता है। बहुत से लोगों के स्पाउस नहीं रहते, बहुत से लोगों के जो है ना मियाँ बीवी में से कोई इंतकाल कर जाता है। उस वक्त तक आपके दोस्त, आपके खुद के माँ बाप, आपके भाई बहन, आप ऐसी एज के अंदर आ जाते हैं जिधर उम्मीद ही नहीं दिख रही। ठीक है, डिप्रेशन के अंदर नाउमीदी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है।
ठीक है. अब क्या इंसान कहता है मेरी जिंदगी में बचा क्या है, क्या बचा है, क्या बचा. अगर हम उस टाइम पे अगर जवानी सही लेके चले बंदा और अपने उस चीज एक सोच अपना ले कि जो मैं आज कर रहा हूँ मैं उसमें खुश हूँ, जो मेरा कल होगा मैं उसको अपनाने के लिए तैयार हूँ. क्योंकि आप ना पुराना, अब आप खड़े हुए जिधर हैं ना आप पुराना कंट्रोल कर सकते हैं ना आप आगे का कंट्रोल कर सकते हैं. आपके हाथ में क्या है अभी का वक्त, चाहे वो कोई भी एज हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे जवान हो, सिर्फ आपके हाथ में ये आज का वक्त है, आज का टाइम. अब जब आपने सारी जिंदगी गुजार ली, चाहे आप उसको अच्छे से एक्सेप्ट करें या आप उसको बुरे अल्फाजों में याद करें या उदास हो, ये आपकी सोच की बात है. इस सोच की अवेयरनेस नहीं लोगों के अंदर. लोगों को है कि बस बुढ़ापे का मतलब कि बस सब छोड़ छाड़, बीमारी है तो बस अब मेरी बीमारी ही मुझे लेके खत्म होगी. ऐसा नहीं है. मतलब आपकी बीमारी है मगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं. हमारे पास इतना कल्चर नहीं है मगर बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है कि लोग पार्क्स में जाते हैं, गार्डन्स में जाते हैं. बड़े आदमी, बड़ी उम्र के आदमी वो जाते हैं पार्क्स के अंदर. उधर सुबह में फजर के बाद उनका एक प्रॉपर रूटीन होता है वहाँ पे. मस्जिद का कॉन्सेप्ट क्या है? मस्जिद कम्युनिटी सेंटर है ना. मस्जिद में तो मिलना है. जो अगर आप मस्जिद में जा रहे हैं, आप 4 लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है. जैसे जैसे बंदा, मैंने बोला ना कि बड़े होते होते आपके आसपास के लोग भी कम होना शुरू हो जाते हैं. ऑब्वियसली वो आपके असर आपके ऊपर करता है. मगर आप अगर ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ आपको पता है यार मैं आज जाऊँगा ना, मेरा वहाँ दोस्त मिलेगा, मुझे मस्जिद में फलानी चीज़ होती है या ये चीज़ होती है, मुझे वहाँ वो मिलेगा. गार्डन में जाऊँगा तो आज गार्डन में और लाफ्टर थेरेपी होती है कुछ गार्डन्स के अंदर लोग करते हैं. वहाँ पे कुछ मैंने देखा है कि कुछ बुजुर्ग योगा कर रहे होते हैं आपस में खुद ही मिल के. एक सेंस ऑफ कम्युनिटी खत्म हो जाती है. नहीं, मस्जिद तो ऑब्वियसली, मस्जिद की जैसे आपने बात की, मस्जिद तो एक ऐसा पॉइंट होता है, हमारे यहाँ नहीं लेकिन बाहर अगर आप देखें तो मस्जिद तो एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज और रिलीजियस एक्टिविटीज को सेलिब्रेट किया जा रहा होता है और वहाँ पे वो पूरी कम्युनिटी जो है वो मस्जिद के साथ अटैच होती है. और इसलिए वहाँ पे जो बड़ी उम्र के लोग मस्जिदों में जाते हैं उनको जाने में बड़ा मजा आ रहा होता है. वो एक सेंस ऑफ एंजॉयमेंट होता है उनके अंदर कि वो सोच के जा रहे होते हैं कि यार हम जा रहे हैं यहाँ पे, लोगों से भी मुलाकात होगी, एक एक्टिविटी भी होगी. बिल्कुल वही ना, कुछ लुक फॉरवर्ड टू करने को है. तो सामिया ये मुझे आप बताएं कि लाइक कैसे, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि स्ट्रेस और सैड फीलिंग, क्या ये डिप्रेशन की, ये जो सिचुएशन है ये बंदे की डिप्रेशन की तरफ जा सकती है लेके? ठीक है. और अगर जाए तो इसको हम मतलब इनिशियल स्टेज पे ही कैसे रोक सकते हैं? देखिए दोनों सवाल आपके रिलेटेड हैं. जब स्ट्रेस और सैडनेस अनमैनेज जाती है ना तो वो बढ़ने की ही होती है. कोई भी इंसान सोच के अच्छा फील नहीं करता. मतलब जो हमारा दिमाग इस तरह वायर्ड है कि वो ज़्यादातर अहमियत जो है ना, ज़्यादा फोकस भी नेगेटिव चीज़ के ऊपर करेगा. आपके दिन में 10 अच्छी चीज़ें हुई होंगी, एक गलत बुरी चीज़ हुई होगी या नेगेटिव चीज़ होगी. 10 अच्छी चीज़ें, बॉस ने अच्छा बोल दिया, घर में बहुत अच्छा रिसीव किया आपको, बर्थडे भी थी, दोस्तों ने भी सरप्राइज XYZ व्हाटएवर, और एक मगर रास्ते में जाते हुए किसी ने आपको कट मार दिया. पूरा दिन की मेहनत, पूरे दिन की पॉजिटिविटी में से सिर्फ आपको क्या याद है, किसी ने ऐसे मुझे, कैसे लोग गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे, कट मार दिया मुझे किसी ने, अभी मेरी गाड़ी को लग जाती. इतना अच्छा आपका दिन गुजरा मगर आपको क्या याद रही? नेगेटिव चीज. क्यों? हमारा दिमाग बना ही इस तरह. ठीक है, उसकी तो एक्सप्लेनेशन ही बहुत लंबी है. तो हमारा दिमाग ना पूरी एनवायरनमेंट में से पिक आउट ही नेगेटिव चीजें करता है. अब हमारी जंग हमारे दिमाग से है कि हमने याद रखना है कि कौन सी चीज हमें एक्चुअली किसको अहमियत देनी है और किस चीज को जाने देना है. अब 10 चीजें अच्छी हुई हैं मगर एक गलत हुई है, आप जाने दे सकते हैं. किसी ने कट मारा या बॉस ने एक ईमेल के ऊपर पॉजिटिव जवाब नहीं दिया, बाकी चीजों को अप्रिशिएट किया. आपने घर वालों के लिए कोई चीज करी, हाँ किसी से डांट पिटी कि ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, मगर खुश सब हुए कि इतना अच्छा पार्टी थ्रो करी या खाने पे चले गए या कुछ जेस्चर अच्छा कर दिया. ठीक है, वो जाने दिया जा सकता है क्योंकि हम ट्रेंड इस तरह है, हमारा दिमाग बना इस तरह है. और हमें लोग कहते हैं कि बस ये गलती कैसे कर ली, क्यों कर ली, हम लेके बैठ जाते हैं. जब हम वो एक चीज़ को, वो बुरी चीज़ को, नेगेटिव चीज़ को, स्ट्रेसफुल चीज़ को लेके बैठ जाते हैं ना, तो हमारी आंखें अच्छी चीज़ों की तरफ से बंद हो जाती हैं.
जब हम कंटिन्यूसली और ज़्यादातर वक्त अगर हम अपनी नेगेटिव थॉट्स, परेशान कुन थॉट्स, इन चीज़ों के बारे में, ख्यालात के अंदर घुसे रहते हैं और सोचते रहते हैं और उस साइकिल में फंसे रहते हैं ना, तो वो हमें खा लेती है. ठीक है, सिंपल सी बात है, वो हमें खा लेती है. जो आप सोचते हैं वो आप करते हैं. सही है. अगर आप नेगेटिवली सोच रहे हैं, आप अगर नेगेटिव चीज़ों के अंदर ही फंसे हुए हैं, या पुरानी चीज़ों के अंदर, या चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं उनके अंदर, या आप अगर स्टक हैं, तो आप उससे निकलना बहुत मुश्किल है. अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप इस तरफ जा रहे हैं कि ज़्यादातर वक्त आपका नेगेटिव चीज़ों को सोचते हुए या उनके बारे में बात करते हुए गुजर रहा है, सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि किसी से बात की जाए. ठीक है. एक मेरे दिमाग में एक शक आ गया, यार ये स्टोरी या ये कहानी मैं अपने बारे में कि मैं ये कर नहीं पा रही, मैं बार बार बोले जा रही हूँ. कहीं ना कहीं तो मुझे भी फील होगा ना कि मैं जो ना अपने आप को इस तरह बोल रही हूँ, या मैं जरा सा नेगेटिव सोच रही हूँ. उसी वो मौका है कि मैं किसी से बात कर लूँ. ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर कोई भी मिले. किसी से भी बात कर, कोई तो सुनने वाला होगा ना. किसी को तो आप अलर्ट कर सकते हैं. ठीक है. जब आपको पता है कि आपकी एक टेंडेंसी है, एक आपका एक रुझान है उस तरफ कि आप अगर इस साइकिल में फंसते हैं, उस साइकिल में फंसने से पहले जब आप अपने शुरू की अलामात आपको नज़र आ रही हैं, उधर ही रोक लें. क्या चीज़ मुझे अच्छा महसूस कराएगी इस वक्त? मैं वॉक पे जा सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ. कहते हैं कि ओवर थिंकिंग का हल क्या होता है? बहुत ज़्यादा सोचने का हल होता है कि लिख लो. एक बहुत अच्छा मशवरा ये दिया जाता है थेरेपी में, काउंसलिंग में, कि अपनी फीलिंग्स के बारे में या जो दिमाग में चल रहा है उसके बारे में लिखना शुरू कर दें. ठीक है. क्योंकि वो यहाँ से निकल के पेपर पे आ जाएगा. पेपर दिमाग से निकाल के फेंक नहीं सकते. पेपर पे लिखा होगा, एक तो भड़ास निकली, पेपर को फाड़ा, फेंकें. जलाना है जलाएं, जो करना है करें. तो ये मेरे ख्याल में वो अर्ली स्टेज पे पकड़ने के लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अपने आप के बारे में जब हम बहुत फोकस से सोचेंगे ना, अपने आप को थोड़ा सा पहले रखना शुरू करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कब हमारे तबीयत में वो बात नहीं है, कब हमें वो मज़ा नहीं आ रहा जो हम इंजॉय करते थे. अगर आप वही गैदरिंग, वही लोगों में बैठे जिनमें आप बहुत हंसते थे, या अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते थे मगर इंजॉय बहुत करते थे, दिल बहुत खुश हो जाता, अगर उनके अंदर अब आपको मज़ा नहीं आ रहा और आपको हो रहा है कि यार मुझे घर जाना है, मुझे सोना है, मुझे नहीं बैठना, तो इसका मतलब है आपको अपने आप को खुद पकड़ना है. आपके दिमाग में कोई घुस नहीं सकता. कोई दवाई ऐसी नहीं है जो कि आपके इस तरह से ना दिमाग में से ख्याल छीन के निकाले. कोई नहीं, और कोई इंसान भी नहीं है. नहीं, इन मसलों से तो आप बगैर काउंसलिंग के भी बाहर आ सकते हैं, खुद से अपनी एफर्ट करके. बिल्कुल सही. आप मगर उसके लिए अपने आप को पकड़ने की जरूरत है. ये हम हाँ, बिल्कुल ऑब्वियसली हम ये नहीं हम जाने देते हैं. हम कहते हैं यार ये चला जाएगा. लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि जो हमारे ख्यालात होते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत बहुत डिसाइडर है. कि अगर हमने ये अच्छी बात को आज मैंने सोच लिया कि आज मेरा दिन अच्छा गुजरेगा ना, लोगों को लगेगा कि ये बहुत ही ना ऐसी फजूल सी बात है कि क्या मतलब मेरा दिन अच्छा गुजरेगा तो दिन अच्छा गुजरेगा. ऐसे नहीं है. साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, साइकोलॉजी में स्टडीज़ हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप अगर दिन के आखिर में सोने से पहले आप 3 अच्छी चीज़ें दिन में क्या हुई थी, 3 गुड थिंग्स, वो याद करें. पूरा दिन के बारे में सोचें, 3 क्या अच्छी चीज़ें थी सोचें और सो जाएं. हाँ, तो मेरे ख्याल में ये कि अब इन चीज़ों को ना नॉर्मली हम लोग बड़ा लाइटली ले रहे होते हैं, लेकिन अगर इनको फॉलो किया जाए तो आई थिंक वो छोटे चीज़ें जो हैं वो संभल जाती हैं. देखिए एक गाड़ी है, सही है, गाड़ी की या तो आप ठीक ठाक बंद हो जाए, सड़क पे खड़ी हो तब मेंटेनेंस करें, या तो ऑयल चेक करते रहे, टायर चेक करते रहे, इंजन चेक करते रहे, लाइट ब्लिंक ही ना होने देना, पहले से चेक कर लें. उसकी लाइफ जो है वो फिर और लंबी पड़ जाती है. अच्छा, सामने ये बता, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो मतलब हम सुनते रहते हैं आए दिन इधर उधर से, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए? बहुत ज़्यादा. और हम कल्चर के अंदर बहुत एब्सेंट है. लोगों को नहीं समझ आती. लोग ना अपना करियर को, और बहुत सी वजहों की वजह से, कुछ पैशन की वजह से, कुछ मजबूरी की वजह से उसको पूरी अपनी लाइफ दे देते हैं. उसके अंदर वो अपने आप को भी भूल जाते हैं
और अपने आसपास अपनी फैमिली और अपने चाहने वालों को भी भूल जाते हैं। अगर आप काम के अंदर इतना एफर्ट दे रहे हैं कि आप अपने कोई ट्रेनिंग लेने में, कोई कोर्स करने में, अपने डिग्रीज हासिल करने के लिए फाइनेंशियली भी आप इन्वेस्ट करें और फिजिकली भी इन्वेस्ट करें कि आप जा रहे हैं या जाग रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, फाइनेंशियली कर रहे हैं, इमोशनली कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो अपने लिए क्यों नहीं? ठीक है, करियर में आप तो एक पॉइंट तो आएगा ना कि मतलब बस रिटायरमेंट है, इससे आगे रिटायरमेंट है, या तो ये करियर बस आप CEO बन गए, आप CEO से डायरेक्ट कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं, ठीक है। मगर उसके बाद क्या है? वही वाली बात, जब आपने अपनी जवानी के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया अपने अंदर, तो जब आप बुढ़ापे में आएंगे तो आप अकेला फील करेंगे और आपके पास अपने लिए कुछ नहीं होगा। तो हर कोई फोकस करता है कि रिटायरमेंट के बाद के लिए इतना पैसा जमा कर लो कि सुकून से जिंदगी गुजरे, मगर जिंदगी गुजारने के लिए यहाँ अगर खुशी नहीं है, मगर आप अपने आप से खुश नहीं है, आप बीमारियों का शिकार हैं क्योंकि आपने फिजिकली अपना ख्याल नहीं किया, इमोशनली आप पुरानी बातों में फंसे हुए और रिग्रेट्स के अंदर, गिल्ट के अंदर, या लड़ाई झगड़े व्हाटएवर जो भी मुश्किलात आपने पेश करी उसके अंदर फंसे हुए, तो उस वक्त वो अकेलापन ना काटेगा आपको, वो चीज़ काटेगी। तो अभी जिस वक्त आप फिजिकली अपने आप को टाइम भी दे सकते हैं, थोड़ा सा आप जिम चले गए, कुछ जिम नहीं जा सकते, वॉक कर ली, अब आप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस इतनी ऑनलाइन तो बहुत कुछ अवेलेबल नहीं। अब तो एक चीज और भी हो गई है कि ये काफी कॉर्पोरेट कल्चर भी बनता जा रहा है कि जैसे लोग अपने ऑफिस स्पेस पे जिम बना देते हैं, बिल्कुल, या कोई इंडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दे देते हैं कि जिसमें आप आफ्टर ऑफिस उस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, एक मैं बस यहाँ पे आपसे एक बात करना चाहूंगा कि ये वर्क लाइफ बैलेंस से ही रिलेटेड है। एक आदमी जो अपने ऑफिस में, या एक खातून जो अपने ऑफिस में काम कर रही हैं और वहाँ से उनके इख्तियार में कोई ऐसी चीज़ उनके साथ हो रही है जिसका सोल्यूशन उनके इख्तियार में नहीं है, ठीक है, लाइक ना वो जॉब छोड़ सकते हैं, ना वो उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या डिप्रेशन की तरफ बंदे को लेके जाती है या नहीं? जा सकती है, बिल्कुल, क्योंकि एक इंसान वहाँ बिल्कुल हेल्पलेस हो गया ना, बेबस हो गया बिल्कुल। मैं अपने बॉस को बदल नहीं सकता, अपने मेरे अंडर जो लोग हैं मैं उनको बदल नहीं सकता, ये मसले के साथ मुझे रोज़ डील करना है, मैं नौकरी छोड़ नहीं सकता, काम तो करना है मुझे। मैं कह सकते हैं उम्र के उस हिस्से में मुझे कोई जॉब मिलेगी नहीं, या मेरी पढ़ाई या मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि मुझे कोई और जॉब नहीं मिलेगी, कुछ भी हो सकता है, हाँ, और जॉब्स आजकल कम भी हैं, तो ये बहुत हद तक इंसान को ख़त्म कर देता है अंदर से। बॉस आपका एक बुली की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अगर आपको घर में सब ठीक है, घर में बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, बहुत अच्छे घर वाले हैं, सब कुछ सब समझते हैं, मगर आपको पता है आपको रोज़ उसी इन्वायरमेंट में जाना है जहाँ पे वही आपको तंज भी करेंगे, बुरा भी बोलेंगे, काम की तारीफ भी नहीं होगी, अप्रिशिएट भी नहीं किया जाएगा काम, आपका दिल ही नहीं जाएगा, आप बेबस फील कर रहे हैं और आप उसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे, तो ऑटोमेटिकली आपकी खुद ही के ऊपर, आपके ऊपर सेल्फ एस्टीम के ऊपर बहुत असर आना शुरू हो जाता है। सही है। तो सामिया, हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप कोई मैसेज देना चाह रही हैं, क्योंकि हमने इतनी लंबी बात की और इतनी पॉजिटिव हमारी बात गई है, तो स्पेशली पेरेंट्स को या उनके यंग जो चिल्ड्रन हैं यंग एज में, उनको आप कोई मैसेज देना चाह रही हैं तो बिल्कुल दें। मेरा ख्याल है कि जब हम ऐसी एज के अंदर होते हैं, जब हम खुद अपने आप को संभाल पाते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की एज में इतना होता है कि, और अब तो बहुत सोशल मीडिया के दौर में हमारे पास बहुत अवेयरनेस है, बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म्स और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि हम अपने मेंटल हेल्थ के बारे में भी काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसी टाइम से अगर हमारे यूथ अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करें ना, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर, अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर, तो ये इनको लॉन्ग टर्म लास्ट करेगी। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी लोगों को कि इसको एक्सप्लोर करें, अपनी फीलिंग्स को, अपने दिमाग में, ज़्यादातर वक्त आपके दिमाग में क्या ख्यालात आप ऑक्यूपाई करें, आपका दिमाग और आपका सोच, उसको ज़रा बैठें, सोचें उसके बारे में, मे बी लिख लें एक जगह, और उसके बारे में फ़िक्र करें, गौर करें कि ये
क्या है, क्यों है, कहाँ से आए। बहुत से चलते आ रहे होते हैं, बहुत से हम नए बना रहे होते हैं, मगर क्यों है, क्या है, और मैं क्यों, अगर मैं किसी इमोशन में फंसा हूँ मैं क्यों फंसा, इसको एक्सप्लोर करें। जब आप अपने यंग अडल्टहुड से ही स्टार्ट कर देंगे इसको एक्सप्लोर करना, अपनी जवानी से ही स्टार्ट कर देंगे, तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जब आप पेरेंट बनेंगे तो अगर एक पेरेंट जिसको चीखने चिल्लाने या गुस्सा करने या तंज करने के अलावा कुछ नहीं आता और अपने बच्चे से वो ऐसे अथॉरिटेटिव तरीके से ऊपर से बात करता है गुस्से में, वो एक पेरेंट कामयाब पेरेंट कैसे बनेगा? जब उसका बच्चा उससे खौफ ज़्यादा रहेगा। जब एक इंसान अपने बारे में समझे एक्सप्लोर करे, इमोशन समझेगा, तो वो एक काम स्टेट से उस बच्चे की आंखों में आंखें डाल के उसके लेवल पे आके बात करेगा। क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है कि शुरू के 7 साल बच्चे के साथ खेलो, 7 साल उसको सिखाओ और 7 साल उससे दोस्ती रखो। जब इस नजरिए से हम पेरेंटिंग को देखेंगे ना, और हम अगर अपना, जिसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं इनर चाइल्ड, अगर अपने अंदर का बच्चा जगा के उस बच्चे के साथ डील करना हमने शुरू कर दी ना, तो अगर अभी मेरे जैसे लोग या मुझसे छोटी उम्र के लोग, अगर हमने अभी से ये इस चीज़ पे मेहनत करना शुरू कर दी ना, आगे की जनरेशन संवरना शुरू हो जाएंगी। वो बच्चे माँ बाप के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट आता है कि मेरे माँ बाप मुझे समझते नहीं है, डांटते रहते हैं, मेरा नज़रिया नहीं समझते, इसलिए नहीं समझते क्योंकि वो ऊपर से देख रहे हैं, आप नीचे हो। जब एक ही लेवल आके बात होगी, समझने की कोशिश करिए। अगर आप अपने बच्चे को कान देंगे सुनने के लिए कि मैं हूँ इधर सुन रहा हूँ, तुम चाहे कुछ भी करो, चाहे तुम कितने से कितनी गलत हरकत करके आओ, मगर मैं हूँ इधर सुनने के लिए, समझने के लिए, तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लोग भी होंगे, इमोशनली भी, रिलेशनशिप्स के अंदर भी और इवन प्रोफेशनली भी। क्योंकि वो जब इतना बड़ा फैक्टर ऑफ स्ट्रेस या नॉन एक्सेप्टेंस या लैक ऑफ कम्युनिकेशन का जब हट जाएगा, तो बहुत अच्छे तरीके से लोग थ्राइव कर सकेंगे। सही। तो सामिया, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला आज हमारे लिए, और आई थिंक कि ये हमारी जो कन्वर्सेशन रही है, ये पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो भी देखने वाले पेरेंट्स स्टूडेंट्स होंगे, सब लोगों के लिए बहुत यूज़फुल भी रही होगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप कि ये एपिसोड और सामिया के साथ मेरी आज की कन्वर्सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल भी रही होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारे चैनल को फॉलो करें, और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ आपको लगता है कि हमारी वीडियो के अंदर चीज़ें सही थी या गलत थी, उस अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह करें। Until next time, keep learning, keep growing, and keep making a difference. This is the Aam Aadmi signing off. Allah Hafiz.